हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी और आपकी जो कल एग्ज़ाम होने वाली है मैथ्स की, ये हम बात कर रहे हैं मैट्रिक की उन स्टूडेंट्स को जो इस बार के परीक्षार्थी हैं। तो हम आज आज आपके लिए लेकर आए हैं 15 क्वेश्चन हैं टोटल। मैं उन सभी प्रश्नों को आपके समक्ष बताना चाहूँगा जो इस एग्ज़ाम में काफ़ी बेनिफिशियल हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल वास्तविक संख्या से है। सिद्ध करना है कि √3 एक अप्रमेय संख्या है। तो दोस्तों, आपको जब ये इस तरह के सवाल आएँ कि सिद्ध करना है कि √3 एक अप्रमेय संख्या है या कुछ भी, तो ऐसे सवालों में हम अक्सर इस बात का ज़रूर ध्यान रखेंगे कि जब अप्रमेय संख्या कह रहे हो तो हम पहले प्रमेय मानेंगे, तभी तो गलत होगा और फिर उस विरोधाभास होगा तो हम अप्रमेय संख्या कहेंगे। चलिए देखते हैं। तो माना कि √3 एक प्रमेय संख्या है। क्या माना? √3 एक प्रमेय संख्या है। सिद्ध करना क्या है? √3 एक अप्रमेय संख्या है, यानी इसके अपोजिट। चलिए ठीक है। √3 बराबर a/b। आप जानते हैं दोस्तों कि जो प्रमेय संख्या होती है वो p/q के रूप में होती है, यानी q = ≠0 या a/b रखें, उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है। b =0। a और b में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होनी चाहिए, अर्थात कट जाएगी, इसलिए नहीं होनी चाहिए। a और b दोनों पूर्णांक हैं। दोनों ओर वर्ग करने पर हम पाते हैं तो 3 बराबर a² क्योंकि स्क्वायर करने पर जो रूट है वो हट जाता है। ठीक है, तो 3b² बराबर a² या b² बराबर कहें तो a²/3। यहाँ a² 3 से विभाज्य है, अतः a भी 3 से विभाज्य होगा। कहने का अर्थ ये हुआ कि मान लिया 3 का स्क्वायर 9 3 से विभाज्य है, तो 3 भी 3 से विभाज्य होगा। इसी तरह से हमें यहाँ a² 3 से विभाज्य है, अतः ये भी 3 से विभाज्य होगा। चलिए ठीक है। अब हमें यह देखना होगा कि जिस तरह से देखिए यहाँ पर, हाँ, अब हमें यह देखना होगा कि जिस तरह से यह विभाज्य हुआ है उसी तरह से हमें दूसरा पूर्णांक b को भी करना है। तो माना a बराबर 3c, जहाँ c एक पूर्णांक है। ध्यान रहे दोस्तों कि इस तरह से हमें वर्ग नहीं करना है, नहीं तो गलत हो जाएंगे। 3b² बराबर a², 3b² बराबर a² और बराबर 3b² बराबर a² बराबर, चूंकि हम यहाँ पर देख चुके हैं दोस्तों कि 3b² बराबर a² है, इसलिए इस बात को ध्यान रखेंगे। 3b² बराबर a², हम यह पहले ही ले चुके हैं दोस्तों। 3b² बराबर a², इसलिए हम यहाँ पर दिया हुआ है 3b² a²। ठीक है, यहाँ पर है a बराबर 3c, माने क्या माने हैं? a बराबर 3c, इसलिए एक जगह c रखे हैं तो c को तो पावर आ जाएगा तो 9c² होगा। तो 3b² बराबर 9c²। क्या होगा? 3b² बराबर 9c²। यहाँ तक चलिए दोस्तों, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो c² बराबर, तो c² क्या होगा? b²/3। क्या होगा? c² बराबर b²/3। इस तरह से हमने इसलिए किया है क्योंकि जिस तरह से ऊपर जो हम बताए हैं उपयुक्त, जो इस तरह से यहाँ पर विभाज्य हुआ है, यानी a² जो विभाज्य हुआ है उसी तरह से यहाँ b² भी विभाज्य होगा। चलिए, तो b² 3 का गुणन है, यानी 3 b² क्या है? 3 का गुणज है। ठीक, यानी कि b² 3 से विभाज्य होगा, अर्थात 3b का भी गुणनखंड होगा। विभाज्य गुणनखंड शब्द एक ही है दोस्तों। इससे यह साबित होता है कि a तथा b का उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 है। क्या है? 3 है, जो कि विरोधाभास है। हमारा मानना गलत था, अतः √3 एक अप्रमेय संख्या है। चलिए दोस्तों, इस पर हमें उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। जिनको प्रॉब्लम हो कृपया कर रोक कर देख लें। चलिए फिर अगले हैं, सिद्ध करें 3 + 2√5 एक अप्रमेय संख्या है। जिस तरह से हमने उपयुक्त को सिद्ध किया है, ठीक उसी तरह इसे भी हम सिद्ध करेंगे। माना 3 + 2√5 एक प्रमेय संख्या है। क्या है? प्रमेय संख्या, क्योंकि हमें सिद्ध करना है अप्रमेय संख्या, इसलिए हमने माना है यहाँ पर प्रमेय संख्या। 3 + 2√5 बराबर a/b, यहाँ b =0। क्या? =0। यह लिखना अत्यंत आवश्यक है दोस्तों। यदि आप इसे नहीं लिखेंगे फ्रेंड्स, तो आपको शायद कहीं ना कहीं नंबर काट लिए जाएंगे, इसलिए इस बात को हमेशा ध्यान दें। a और b पूर्णांक हैं। 2√5 बराबर a/b -3। अब -3 कहाँ से आया? तो जो 3 था दोस्तों, ये 3 जो है वो इधर आकर माइनस में हो गया। इस बात को आप समझ सकते हैं। a और b में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो होगा दोस्तों तो ये जो है दोनों आपस में कट जाएगा, जिससे प्रॉब्लम आ जाएगा। इसलिए दोस्तों इस सब बातों को ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों, तो √5 बराबर 1/2। 1/2 कहाँ से आया दोस्तों? तो जो 2 है दोस्तों, जो ये 2 है, ये 2 बटा में आ गया। जब अपोजिट साइड में जाता है तो जो गुना में है वो दोस्तों वो भागा में आ जाता है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। तो और हाँ, फैक्टर में है दोस्तों, तो जो कोष्ठ के बाहर है तो दोनों से गुना होगा। तो a/2/b -3/2। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग ब्रैकेट वाला हिसाब तो जरूर बनाए होंगे कभी ना कभी। चूंकि a था b एक पूर्णांक है, तो a/2b -3/2 एक प्रमेय संख्या है।
लेकिन √5 एक अप्रमेय संख्या है। हमारा मानना गलत है। यह हम जानते हैं कि दो प्रमेय संख्याओं के योगफल एक प्रमेय और एक अप्रमेय संख्याओं के योगफल से बनी संख्या अप्रमेय होती है। इसका मतलब साफ है दोस्तों कि हमने माना यहाँ हम जानते हैं कि दो अप्रमेय संख्याओं के योगफल एक प्रमेय और एक अप्रमेय संख्या के योगफल, यानी कहने का मतलब दोस्तों √3 + 2 या 2 + √3, जहाँ की 2 एक प्रमेय संख्या है और √3 एक अप्रमेय संख्या, एग्जाम्पल के तौर पर हम ऐसा देख रहे हैं। तो इससे भी बनी संख्या यानी कि प्लस है या माइनस हो, योगफल रहे या अंतरफल भी रहेगा दोस्तों, तो अप्रमेय संख्या ही होगी। चलिए ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। अतः 3 + 2 √5 एक अप्रमेय संख्या है। चलिए ठीक है दोस्तों। दूसरा नंबर सवाल दोस्तों, यदि एलसीएम 72 और 126 का 504 है तो एचसीएफ 72 और 126 का क्या होगा। चलिए दोस्तों, आप लोग भी उम्मीद कर सकते हैं, आप लोग से भी उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसे बना सकते हैं। चलिए हम बिना टाइम गवाए हम इसे सोल्व करते हैं। आप लोग एक थ्योरम जानते होंगे, एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल। दोनों संख्याओं यानी कि पहली संख्या और दूसरी संख्या, इसका मतलब यही होता है दोस्तों। तो 504 एलसीएम गुना एचसीएफ, तो एलसीएम दिया हुआ है दोस्तों, कितना है संख्या का एलसीएम 504 दिया है, तो 504 मैंने लिया दोस्तों, और गुना एचसीएफ बराबर 72 गुना 126, जो कि यहाँ पर साफ साफ दिया है या यहाँ भी दिया है दोस्तों। एचसीएफ बराबर 72 गुना 126/504 यानी कि 504, तो काट लिए दोस्तों 18। अब 4 से काट सकते हैं, यहाँ पर देखिए दोस्तों 126 से काटे हैं 504, 4 मरते में 426 और 104 यानी 504, तो 4 बार में कटा है फ्रेंड्स। तो 4 से फिर 18 चौक 72 कटेगा। थैंक्स, आप समझ चुके होंगे, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। यानी एचसीएफ 18 आया। फिर से समझ लिए, 126 से 4 बार में कटेगा 504, 100 से 100 चौ 400, 26 चौ 104, यानी जोड़ दिया जाता 504, यानी 4 बार में कटता है, तो 4 से 18 में विभाज्य होगा 72। ठीक, चलिए ठीक है फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पर और देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है 196 और 3822 संख्याओं का मस्सा ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। चलिए देखते हैं। यहाँ 3822 जो है 196 से बड़ा है, इसलिए मैंने बड़ा का इंडिकेटर भी दिया है, ठीक है, इंडिकेटर। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करने पर थ्योरम आप जानते होंगे दोस्त, a बराबर BQ + R, जहाँ a भाज्य होता है, b भाजक होता है, q भागफल होता है, r शेषफल होता है। यानी भाज्य और भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल, ये आप जरूर पढ़े होंगे। चलिए इसी का उपयोग किया गया है। तो चलिए हम यहाँ पर एचसीएफ निकालते हैं। तो 196 का 3822 से लगाना है, तो पहले एक बार में लगेगा दोस्त। कितना बार में लगेगा? एक बार में। तो हम यहाँ पर लाए हैं, तो कितना घटा कर आया है? तो 186 आया है। फिर 2 यहाँ पर जो है उसको यहाँ पर उतारना है, जिस तरह से आप भाग बनाते हैं उस तरह इसे भी करना है। चलिए ठीक है, तो यहाँ पर हमने उतारा। तो देखिए दोस्त, यहाँ पर जो 196 है, इससे बात का समझिए, 196 को यदि हम 10 से गुना करते हैं तो 960 होता है, जो कि इससे काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। क्या हो जाता है? ज़्यादा हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हम 9 बार में ही लगाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो 9 बार में लगाएंगे तो 1764। तो यहाँ पर कितना बचता है? एक 98 बचता है। कितना बचता है? 98। तो इस तरह से दोस्तों, जहाँ पर हम फिर 98 बचा है, तो जो ये है उसको हम यहाँ लिखेंगे, क्योंकि एक CF निकल रहा है, तो CF में ऐसा ही होता है। 98 से 96 को हम 2 बार में लगाएंगे, इससे यहाँ पर CF जो है 2 आएगा। चलिए हम थ्योरम पर चलते हैं। ये तो हमारा बेसिक कैलकुलेशन हो गया दोस्तों। ये क्या है? मेरा बेसिक कैलकुलेशन जो हमें करना चाहिए इसे निकालने के लिए। ठीक है, तो a बराबर BQ + R, तो a कितना है, यानी भाज्य कितना है दोस्तों? 3822 है। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसका भागफल हम कितना लाए थे, मतलब इसका जो हम भाज्य था वो कितना था? भाजक कितना था? भाजक 196 था। ठीक है दोस्तों, क्या था? 196। यहाँ पर हम भागफल कितना लाए थे? तो 19 लाए थे। कितना बार में लगाए थे? 19 बार में। ठीक है, शेषफल कितना आया था फ्रेंड्स? तो 98 आया था। कितना आया था? 98। ठीक है, इस तरह से हमें जब अगली बार निकालना है, तो अगली बार में भी हम भाज्य, अब अगली बार जो, इसका मतलब कि जो अगली बार भाज्य और भाजक, अगली बार जो भाज्य बना है, भाज्य जो है जिस तरह से यहाँ पर 3822 था, उस तरह से यहाँ पर 196 को रखा गया है। ठीक है, 196 को, तो 196 में यहाँ पर भागफल जो है, यहाँ पर भाजक जो है वो 98 है दोस्तों, और जो 2 है वो भागफल है। या भागफल को इधर भी कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, गुना में इधर का साइन रहे उधर रहे, कोई दिक्कत नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पर शेषफल हमें 0 बचा है, तो 0 का यूज किए हैं। यहाँ शेषफल 0 है। क्या है? शेषफल 0 है, इसलिए 196 3822 का एचसीएफ जो है 98 होगा। कितना होगा? 98। तो एचसीएफ तो आप जानते हैं फ्रेंड्स, एचसीएफ लेफ्ट साइड की ओर होता है, ना कि राइट साइड की ओर। राइट साइड की ओर कीजिएगा तो ये भागफल निकलता है, ना कि एचसीएफ। इस बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा। एचसीएफ और भागफल में यही अंतर होता है कि भागफल हमेशा राइट साइड की ओर निकलता है, जो कि आप बचपन से बनाते भी आ रहे हैं। एचसीएफ लेफ्ट साइड की ओर होता है, और यूक्लिड विभाजन थ्योरम जो है वो यही है। इसको आप ध्यान में जरूर रखिएगा। a बराबर BQ + R। क्या है? a बराबर BQ + R, जहाँ a बराबर भाज्य है, भाज्य यानी कि जो बीच में होता है, जिसमें हम लोग लगाते हैं भाग, वो होता है। BQ जो है, B यहाँ पर भाजक हो गया जिससे हम लोग लगाते हैं। Q जो है क्या है? यहाँ पर भागफल है। क्या है? भागफल है। यहाँ पर R क्या है? शेषफल है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं।
करता हूँ कि आप लोगों को ये सब सारी बातें समझ में ठीक से आती होगी। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर देखते हैं। दो संख्याओं का मसा 13 तथा लसा 182 है। यदि उनमें से एक संख्या 26 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। इस तरह का सवाल हम पहले भी देख चुके हैं, जो कि 2 नंबर सवाल रहा है। फिर भी हम इसे जरूर देखेंगे क्योंकि आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस तरह के सवाल अधिकांशतः मैंने देखा है कि मैट्रिक एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं, या फर्स्ट सिटिंग हो या सेकंड सिटिंग पर पूछे जाते हैं, इसलिए हम इस तरह के सवाल को इग्नोर नहीं करेंगे। चलिए देखते हैं दोस्तों। दो संख्याओं का मसा 13 तथा लसा 182 है, यानी मसा और लसा दिया हुआ है। यदि इनमें से एक संख्या 26 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। तो आपने यह थ्योरम जरूर पहले पढ़ा होगा, मैंने पढ़ाया है, शायद 2 ही नंबर का सवाल है, उसमें यह पूरी तरह से मैंने बताया है, सेम टू सेम वही है। एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर दो संख्याओं गुणनफल, यानी फर्स्ट संख्या गुना सेकेंड संख्या, राइट। तो यहाँ पर फर्स्ट संख्या हमको, तो एलसीएम 182 दिया हुआ है और जो मसा है वो 13 दिया हुआ है, यानी एचसीएफ, ठीक है। फर्स्ट संख्या यहाँ पर दिया हुआ है 26 और सेकेंड संख्या हमें निकालने के लिए कहा गया है, यहाँ पर निकालने के लिए कहा गया है सेकेंड संख्या। तो दूसरी संख्या बराबर आप जानते हैं फ्रेंड्स 182 गुना 13, 182 गुना जो 13 है और यहाँ पर जो 26 जो यहाँ पर गुना में है, तो यहाँ पर यह भागा में आ जाएगा, ठीक है। यानी जो निकालना है उसकी या कोई अचर संख्या है उसके साथ जो कोई भी नंबर रहता है वो भागा में आ जाता है। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा कैलकुलेशन करने के टाइम, राइट। चलिए 13 दूनी 26, 13 दूनी 26 और 1 मिनट, हाँ 13 दूनी 26, ठीक है, 2 बार में कटेगा और 2 से एक आने बार में 182 चले जाएगा, ठीक है। यहाँ पर दूसरी संख्या 91 आएगा, राइट। चलिए ठीक है। चलिए नेक्स्ट नंबर सवाल है 5 नंबर, यानी यहाँ पर तो आप देख लिए हैं दूसरी संख्या 91 आया है। इस तरह से हम 5 नंबर सवाल देखेंगे। 2.47 पर क्या है, रैकरिंग है। क्या है, रैकरिंग को पी बटे क्यू के रूप में लिखे, अर्थात कहने का मतलब हुआ फ्रेंड्स कि प्रमेय संख्या में बदलने के लिए कहा जा रहा है। चलिए देखते हैं। माना कि x बराबर 2.47 पर रैकरिंग, ये हमने मान लिया है, क्या किया, माना है, राइट। इस तरह से हम देखेंगे तो दोनों ओर हम 100 से गुना करते हैं। क्या करते हैं, 100 से गुना। ऐसा हम किस लिए करते हैं फ्रेंड्स, चलिए हम तुरंत ही देखेंगे। तो x गुना 100 हो जाएगा, x गुना क्या है 100, ठीक है। तो इस तरह से हम यहाँ देखेंगे, इधर भी होगा 100 से गुना, तो 2.4747 जो भी है यानी इन्फिनाइट तक, यानी जो रैकरिंग होता है दोस्तों, तो इसका मतलब यही होता है कि अनंत तक चला जाता है, इसका कोई सीमा नहीं है। जब हम 100 से इसको गुना करेंगे तो इधर भी देखिए लेफ्ट और राइट दोनों ओर इक्वली हम करेंगे, तो यहाँ पर 100x होगा। यहाँ पर जब 100 से गुना करते हैं तो यहाँ पर क्या होगा, ये आप देखे होंगे कि यहाँ पर मैंने जब 100 से गुना किया है तो यहाँ पर 2 अंक बढ़ गया है। ऐसा होता है फ्रेंड्स, इस बात को ध्यान दीजिएगा कि जब हम गुना करते हैं किसी अंक से तो जो दशमलव होता है वो 2 अंक आगे की ओर बढ़ता है, इसलिए यहाँ पर 247 पॉइंट समथिंग हुआ है, राइट। तो 100x बराबर, अब यहाँ पर हमने ब्रेक किया है, क्या किया है, इस संख्या को ब्रेक किया है। ब्रेक मतलब कि इसको 2 भागों में बांटा गया है, तो कैसे बांटा जाता है, चलिए हम ये भी देखेंगे। तो 245 प्लस 2.4747 है। तो बोले सर आप ऐसा क्यों किए, तो चलिए बताते हैं। चूंकि x बराबर हम 2.4747 माने थे, यही ना माने थे, हाँ, इसलिए हम इसको ब्रेक किए हैं, ना कि कुछ भी हम ब्रेक कर देंगे, ऐसा नहीं हो सकता, यही होगा, राइट। तो 245, तो इसका मतलब यहाँ पर तो माने हैं x के बराबर ही वैल्यू है ना, x के बराबर, इसलिए हम x ही रखेंगे। तो कितना होगा फ्रेंड्स, तो 245 प्लस x 100x के बराबर होगा ना, 100x के बराबर। तो जो x है वो कहाँ, यहाँ पर माइनस की ओर चला जाएगा। जब माइनस की ओर जाएगा तो 99x बराबर 245, इसलिए x बराबर 245/99 होगा, ठीक है। यहाँ पर लिख लीजिएगा 99, इस बात को आप लिख लीजिएगा, राइट। चलिए ठीक है, ठंड काफ़ी ज़्यादा है। सेकेंड मेथड, यदि जो इस तरह का सवाल ऑब्जेक्टिव में आ जाए तो किस तरह से सॉल्व करना है। यह सवाल जो था, जो हमने बताया, वो यह जो लघु तरी, यानी जो 2 नंबर का सवाल है या 5 नंबर में भी आए तो इस तरह से आपको बनाना है, ठीक ना कि ऑब्जेक्टिव में आए तो, नहीं तो आपको बहुत नुकसान हो जाएगा टाइम का, राइट। चलिए अब इसको शॉर्टकट की ओर देखते हैं। जब ऑब्जेक्टिव में आ जाए तो हमें टाइम बिना वेस्ट किए हुए तुरंत सॉल्व कर लेना है, राइट। जब 2.47 पर रैकरिंग है, इस तरह का सवाल ही है, यही सवाल ही है, तो पी मतलब प्रमेय संख्या बदलें, इस तरह का ऑब्जेक्टिव में आए तो क्या करना है। तो यदि जो पूरे पर रैकरिंग है तो दशमलव के पहले जो अंक है इसको हमने नॉमिनेट किया है, इसको माइनस कर देना है, राइट। और जितना अंक पर रैकरिंग है उसके बाद यहाँ पर बाई में उतना, डिनोमिनेटर में, यानी इसको कहते हैं हर में, उतना ही 9 डालेंगे। यानी जब 2 अंक पर ही यहाँ पर जो रैकरिंग है, आवृत्ति है, तो यहाँ पर 2 9 डालेंगे, ठीक। अब जब घटाएंगे तो 245/99, आप समझ गए होंगे। अब उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। ऐसा इसलिए हम कर रहे हैं क्योंकि आपके एग्जाम काफ़ी निकटतम है और ये सब चीज़ों को आप जो पहले से नहीं देखे हैं तो शायद आपको बहुत नुकसान होने वाला है। इसलिए उम्मीद करता हूँ कि आप नहीं समझे हैं तो इसे दोबारा वीडियो पॉज करके देखें और समझें। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगला है 2.45 को, अब 5 पर यहाँ पर रैकरिंग, क्या है रैकरिंग, इसी का तो वैल्यू है बोस। चलिए ठीक है, को P/Q के रूप में बदलें। चलिए ठीक है, 245 माइनस 24। बोलिएगा सर ऐसा आप क्यों किए? तो मैंने आपसे कहा है कि रैंकरिंग को आप हटा दीजिए, यानी रैंकरिंग वाले जो है पोर्शन है इसको आप हटा दें तो जो भी बचा है इसको आप घटा दीजिएगा, तो क्या आएगा ऊपर जो है अंश में 221 आएगा। ठीक, अब रही बात नीचे की, तो दशमलव के बाद जितना भी डिजिट है, कितना डिजिट है 2 डिजिट है ना, तो 10 पर पावर 2 डालेंगे, क्या डालेंगे 2। ठीक, माइनस करेंगे, और कितना पर रैकरिंग नहीं है तो बिना रैकरिंग यानी बिना सर वाला जो है, इसका मतलब सर का मतलब रैकरिंग करने का अर्थ है उसको माइनस कर देंगे, यानी कि 10 पर पावर उतना पावर करेंगे तो एक ही ना है, तो एक है तो उसको हम यहाँ पर माइनस किए हैं, तो 100 माइनस 10 बराबर 90 इक्वल टू 90, यहाँ पर 90। राइट, आपको समझ में जरूर आ गया होगा। ठीक है, चलिए थर्ड नंबर सवाल है 1.34 को प्रमेय में बदलें। इस तरह की सवाल आसान है क्योंकि इस पर कोई रैकरिंग तो है नहीं, इसलिए इसे सिंपल वे में ही हम इसे सोल्यूशन करेंगे। तो 1.34 बाई 100 कैसे होगा 100, तो यहाँ पर पॉइंट को हटाकर बाई 100 किए हैं, क्या किए हैं पॉइंट को हटाकर हम 100 किए हैं। तो अब यहाँ पर जब पॉइंट को, क्योंकि पॉइंट के बाद जितना अंक होता है बटा में उतना होता है 0, इस बात को आप जानते होंगे। चलिए उसके बाद काटते हैं, तो 50 से कटेगा 2 बार में, 67 से कटेगा 2 बार में, तो 67 बटा 50 या 2 से ही काट सकते हैं, 67 बार में और 50 बार में। राइट, चलिए बिना समय गंवाए हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अभाज्य गुणनखंड विधि से, कौन सी विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि से 336 और 54 का मस और लसा निकाल दें। सवाल तो यही है, चलिए आगे बनाते हैं। तो 336 का हम फैक्टर करेंगे या निकालेंगे गुणनखंड विधि से, तो आप जानते हैं 2 से 168 बार में, फिर 2 से करेंगे तो 84 बार में, फिर 2 से करेंगे तो 42 बार में, इस तरह करते करते यहाँ तक आएगा। तो 336 का जो हम गुणनखंड निकालें तो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 7 यही ना आया है। आप इसको मैचिंग कर सकते हैं, बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए इस तरह से हम 54 का करते हैं, तो 54 का फैक्टर तोड़ें तो ये आया 2 गुने 3 गुने 3 गुने 3, इतना ही आया है। चलिए ठीक है, एचसीएफ निकालने का जो बेसिक सा तरीका होता है वो तरीका ये होता है फ्रेंड्स कि यदि जो दोनों में कॉमन है तो उसको आप मैचिंग कीजिएगा, यानी यहाँ पर 2 कॉमन है दोनों में, यहाँ पर 3 कॉमन है दोनों में, तो इसको मैचिंग कीजिएगा। तो कितना आया 2 गुने 3 6 आया, कितना आया 6। एलसीएम निकालने का जो तरीका है दोस्तों वो ये है कि जो आप कॉमन लिए हैं उसको आप सिंगल मानिएगा, यानी एक मानिएगा, क्या मानिएगा एक, अब बाकी को सेम लैंग्वेज में आप गुना कीजिएगा। राइट, कहने का अर्थ आप हमको समझ गए होंगे। चलिए ठीक है, तो कितना हुआ 2 गुना 2 गुना 2, पहले तो ये 3 ठो 2 आ गया, फिर एक जो हम यहाँ पर दोनों में जो मिलाए हैं वो वाला हो गया। ठीक है, फिर यहाँ पर जो दोनों मिलाए हैं वो वाला 3 हो गया, इसके अलावा बचा कितना 3, 2 ठो 3 बचा, तो हम 2 ठो 3 यहाँ पर लगा दिए, 7 बचा 7 लगा दिए, बस गुना करके हम सिंपल में लिख दिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर से एक बार समझ लीजिए, हमारा कहने का मतलब ये हुआ कि जो दोनों फैक्टर में कॉमन होगा, इसके अलावा कोई कॉमन दिख भी नहीं रहा है, यानी कि ये दोनों के अलावा कोई कॉमन दिख रहा है नहीं दिख रहा है, तो जाहिर सी बात है दोनों को जो कॉमन होगा उसका हम एक के करके उसको हम एचसीएफ में गुना कर देंगे तो आ जाएगा 6। ठीक, और एलसीएम में बात बताने की बात ये रह गई कि जो दोनों कॉमन लिए हैं इस कॉमन से सिर्फ एक अंक लेना है, अब बाकी जितना भी अंक है उसको हम सिंपल वे में गुना कर देंगे, उसमें हम कोई 2 में 1 नहीं निकालेंगे, बस जो है जो पूरे दोनों फैक्टर में जितना 3 है जितना 2 है जो है वो हम सिंपल वे में गुना कर देंगे। राइट, अब उम्मीद करता हूँ कि आप ये सब समझ गए होंगे। चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। चलिए ठीक है, अब बहुपद है पॉलिनोमियल जिसको आप इंग्लिश में कहते हैं, बहुत ज़रूरी है ये समझना भी क्योंकि इससे ठीक ठाक सवाल साल दर साल आते रहे हैं। x - 1 x क्यूब माइनस 6 स्क्वायर प्लस 11x प्लस k का गुणनखंड है, इसका गुणनखंड a है, सीधा सा मतलब ये हुआ, तो k का मान क्या होगा। चलिए तो k का मान क्या होगा, चलिए निकालते हैं। फिर से एक बार सवाल को पढ़ लीजिए क्योंकि सवाल पढ़ने से आपकी क्लैरिफिकेशन बढ़ जाती है। तो x - 1 जो है x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x प्लस k का गुणनखंड है, तो k का मान निकालें। चलिए ठीक है, आप समझ गए होंगे। चलिए निकालते हैं। जिस तरह से आप यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में आप पढ़े होंगे, x मतलब कि जो आप यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका पढ़े हैं उस तरह से यहाँ पर है, ठीक ना, भाज्य और भाजक का कंसेप्ट है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। तो x - 1 से हम यहाँ पर भागा लगाए हैं, ठीक, तो
यहाँ पर एक्स स्क्वायर मरतब लगाएंगे तो एक्स स्क्वायर का एक्स क्यू में, यानी सीधा सा कहने का मतलब हुआ कि कितना बार लगाएं कि एक्स क्यू आए, पावर में क्यू आना चाहिए। तो कैसे होगा, तो यहाँ पर एक्स जो है एक्स माइनस वन, यानी कि एक्स जो मूल रूप से है, तो यहाँ पर पावर वन है, कुछ नहीं तो वन है, तो पावर को समान करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर लगाना पड़ेगा, तभी तो पावर 2 से एक गुना पावर जुटता है, आप ये जानते होंगे, यानी कि एक्स स्क्वायर गुना एक्स पावर वन है। तो कहने का अर्थ यह हुआ कि एक्स पावर 2 प्लस वन यानी एक्स पावर 3 होगा। आप समझ गए होंगे। तो इस तरह से ही कंसेप्ट यहाँ पर है। अब बाकी माइनस वन का एक्स स्क्वायर से गुना हुआ तो माइनस एक्स स्क्वायर हुआ। चलिए ठीक है, आप समझ गए होंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर हम जब प्लस का साइन है दोनों में, यहाँ पर माइनस लगाएं, जब यहाँ पर माइनस है तो हम यहाँ पर प्लस लगाएं। अपोजिट साइन यूज होते हैं अक्सर इस तरह की कैलकुलेशन में। यहाँ पर हम माइनस है, प्लस माइनस काट देंगे। चलिए ठीक है, और जब ये प्लस में है, यहाँ पर हम माइनस को हम प्लस में किए हैं, तो जाहिर सी बात है एक्स स्क्वायर में से हमको माइनस 6 एक्स स्क्वायर को हटाना है, तो माइनस में ही आएगा। कहने का अर्थ ये हुआ कि यदि जो हम एक्स स्क्वायर में से माइनस 6 एक्स स्क्वायर घटाएंगे तो यहाँ पर तो हमारा माइनस 5 एक्स स्क्वायर ही ना आएगा। क्या आएगा, माइनस 5 एक्स स्क्वायर आएगा, माइनस 5 एक्स स्क्वायर। ठीक, इस तरह से। ठीक, चलिए फिर 11 एक्स है प्लस में, इसको हम लिख देते हैं प्लस में 11 एक्स। जिस तरह से आप भाग बनाते हैं उस तरह से ही है। फिर देखिए, तो यहाँ पर माइनस 5 एक्स स्क्वायर लाना है, क्या लाना है, माइनस 5 एक्स स्क्वायर। तो कैसे आएगा, चलिए देखते हैं। माइनस 5 एक्स बराबर बार में लगाते हैं तो क्या आएगा, एक्स से जब एक्स में गुना होगा तो एक्स स्क्वायर होगा। अब प्लस में है, यहाँ माइनस में है, तो प्लस माइनस माइनस में आएगा। हम माइनस में ही लाना चाह रहे थे ताकि कट जाए। ठीक, इस तरह से आपको माइंड में कैलकुलेशन करनी है। तो माइनस 5 एक्स स्क्वायर, तो जब दोनों माइनस में है तो यहाँ पर हम प्लस लगाएंगे, क्योंकि अपोजिट काटने के लिए हमें अपोजिट साइन का इस्तेमाल करना होता है। जब यहाँ पर प्लस में है तो यहाँ पर हम माइनस किए हैं। राइट, आप समझ गए होंगे। चलिए ठीक है, इस तरह से यहाँ पर ये फिर घट जाएगा। 11 एक्स में माइनस 5 एक्स को घटाते हैं तो 6 एक्स आएगा, प्लस के को ये वाला, क्योंकि यहाँ तो कैलकुलेशन हमने कर ली है। चलिए ठीक है, तो 6 एक्स को यहाँ पर हम लगाते हैं कितना बार में, 6 बार में लगाए हैं, क्योंकि 6 में जो है एक्स से गुना करते हैं तो 6 एक्स आता है। राइट, इसलिए माइनस 1 को हम जब 6 बार में लगाएंगे तो माइनस 6 आएगा, क्योंकि जो जितना बार में भी हम लगाए हैं, जो भी लगाएं उसको इससे तो गुना करना ही पड़ेगा, क्योंकि इसी से तो भाग लगाना है ना। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। चलिए, तो यहाँ पर लगाने से क्या हुआ, 6x हुआ, माइनस 6 आया। तो यहाँ पर जो दोनों प्लस में है, यहाँ पर प्लस का साइन हम अपोजिट कर देंगे, यहाँ माइनस से, और जब यहाँ माइनस है तो यहाँ पर हम प्लस से, क्यों, क्योंकि यह कट जाएगा। जब ये कट गया तो क्या है, 6 प्लस के। चलिए ठीक है, 6 प्लस के किस तरह से आप देखें है ना, क्योंकि जो के है ये भी प्लस में है और जो 6 है ये भी प्लस में है। राइट, तो आप किधर भी किसी को भी प्लस में लिख दीजिएगा, के प्लस 6 भी लिख दीजिएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऐसा मत कहिएगा कि सर ऐसा ही हो सकता है, क्या ऐसा नहीं हो सकता, जी नहीं, दोनों हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। राइट, चलिए, दिया है एक्स माइनस वन इतना का, मतलब एक्स क्यू माइनस 6 एक्स स्क्वायर प्लस 11 एक्स प्लस के का क्या है, गुणनखंड है। ये तो दिया हुआ ही था सवाल में। जब गुणनखंड हो तो शेषफल 0 होता है, इस बात को आप हमेशा ध्यान में रखिएगा। जब गुणनखंड हो तो शेषफल 0 होगा, किस तरह का भी सवाल हो। ठीक, खास करके पॉलिनोमियल में, यानी कि बहुपद में। तो 6 प्लस के बराबर 0, बोले सर ऐसा क्यों करें, क्योंकि शेषफल 0 होता है, क्योंकि ये क्या है, यह इसका गुणनखंड ना है, ये जो है इसका गुणनखंड है, ये शेषफल है, तो शेषफल क्या होगा, 0, तो के बराबर -6। ठीक है, ये काफ़ी एडवांस सवाल है, जो कभी भी आ जाए तो आपको घबराना नहीं चाहिए। ठीक, ठीक है दोस्तों, आपको उम्मीद है, मैं आपसे करता हूँ कि आपको ये सब सवाल ठीक से समझ में आ रहा होगा। आना भी चाहिए, क्योंकि इसका एग्जाम जो कल है नहीं आएगा तो दिक्कत वाली बात है। इसलिए आप आसानी से इसे समझने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और आगे बढ़ते रहें। ठीक है, अगला सवाल है, यदि बहुपद एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 के शून्यक a माइनस बी ए प्लस बी हैं, तब ए और बी का मान ज्ञात करें। ठीक है, तब ए था बी ज्ञात करें, एक ही बात है। चूंकि ए माइनस बी सवाल मूल रूप से तो यही है, लेकिन कभी एग्जाम में इस तरह से ही सवाल दे दिया गया, यहाँ पर ए होगा ही, नहीं होगा तो आप ध्यान में जरूर रखिएगा इस तरह से, ए माइनस बी ए प्लस बी को ध्यान में रखकर। राइट, तो ए माइनस बी ए प्लस बी बहुपद इतना के शून्यक हैं। ठीक, अतः बहुपद के शून्यकों का जो योग होगा हम तीनों को जोड़ देंगे, ए माइनस बी प्लस ए प्लस बी। तो यहाँ पर माइनस प्लस कट जाएगा, बी खत्म, यानी कि 3a बचेगा। क्या बचेगा, 3a। ठीक, आप कहिएगा सर -3 या माइनस का कंसेप्ट कहाँ से आ गया, तो -3 जो एक्स स्क्वायर का जो गुणक है इसी में माइनस है। अब माइनस यहाँ पर लगता है, आप विस्तार से चैप्टर पढ़े होंगे तो आपने ध्यान दिया होगा कि यहाँ पर माइनस सेकेंड में लगता है, यह खुद इसका फॉर्मूला होता है, अल्फा बीटा करके आप पढ़ेंगे तो ध्यान दिए होंगे, इसलिए यहाँ पर माइनस लगता है। ठीक, सेकेंड गुणक के लिए। इस तरह से 3a बराबर 3, इसलिए बराबर 3 से 3 कट जाएगा, तो ए का मान 1 होगा। राइट, अब शून्यकों का गुणनफल देखते हैं, तो a इंटू ए माइनस 1 इंटू ए प्लस बी
बराबर -1 क्या है, गुणनफल है। अरे गुणनफल है तो तीनों का ना गुणनफल होगा, क्योंकि ए भी है, ए माइनस बी भी है, ए प्लस बी है, तो तीनों को गुना करते हैं, ए इंटू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ब्रैकेट डालने से कोई दिक्कत नहीं है, तीनों ही गुना में, ठीक, -1। अब देखिए ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, आप अलजेब्रा में ये थ्योरम पढ़े होंगे, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, ठीक, इसलिए यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लाया गया है, हम बराबर -1 के एक ही। अब बोलेगा ये -1 कहाँ से आ गया, चलिए ये भी हम देख लेते हैं। जब यहाँ पर एक फैक्टर है यानी एक्स का जो मान है ये एक है, कुछ नहीं तो एक ही माना जाता है, और ये भी माइनस में होता है जिस तरह से वो माइनस में है, राइट, इसलिए ये भी माइनस में होगा। आप चैप्टर पढ़े होंगे तो ठीक ठाक से समझ में आएगा, नहीं तो थोड़ी दिक्कत हो सकती है, इसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहूँगा, धन्यवाद। ए इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर -1, ठीक, तो यहाँ पर क्या है कि हम यहाँ पर ए बराबर 1 लाएँ, क्या लाएँ 1, तो इस तरह से हम यहाँ पर ए का मान 1 रखें और ए स्क्वायर की जगह भी एक का स्क्वायर होगा, पावर तो जो है वही रहेगा, ए की जगह 1 हो गया, कोई दिक्कत नहीं, चलिए ठीक है। इस तरह से 1 इंटू 1 माइनस बी स्क्वायर बराबर -1, ठीक, क्योंकि 1 का स्क्वायर तो 1 ही ना होता है, 1 माइनस बी स्क्वायर बराबर -1, अतः ए बराबर 1, चलिए अब ऐसा क्यों, हाँ, तो 1 माइनस बी स्क्वायर बराबर -1, तो ये जो माइनस में है वो इधर चल जाएगा तो प्लस में, यानी 1 + 1, जो माइनस बी स्क्वायर है वो इधर आएगा, यानी जब साइड चेंज करेगा तो ये साइन भी चेंज कर लेगा, यानी साइड चेंज साइन चेंज, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा, लेफ्ट से राइट जाए या राइट से लेफ्ट की ओर जाए, साइड चेंज साइन चेंज, साइन मतलब कि प्लस माइनस, ध्यान रखिएगा दोस्तों, गुना में रहेगा भागा में जाएगा, भागा में रहेगा गुना में जाएगा, ठीक, तो बी बराबर ±√2, क्योंकि जो स्क्वायर है वो रूट में चल जाएगा, जब रूट में चला जाएगा तो ऐसा कुछ नहीं होता है, बहुत जगह मैंने देखा है कि लोग कहते हैं कि प्लस माइनस तो कुछ होता ही नहीं है, सिर्फ √2 होता है, लेकिन हकीकत ऐसा नहीं है। जब एग्जाम में आपको ऑब्जेक्टिव में इस तरह से दे दिया जाए ऑप्शन √2 और एक जगह रहेगा +-√2, तो यहाँ पर आपको +-√2 करना न किए, गलत हो जाएगा, सिर्फ ये दिया रहे तो हाँ चल सकता है, ठीक, चलिए ठीक है। अगला सवाल ही बहुपद का ही है, यदि बहुपद x³ + 2x² - x - 2 का एक शून्यक -2 है तो दूसरा शून्यक ज्ञात कीजिए, यानी एक शून्यक तो दिया गया है, दूसरा निकालना है, एक शून्यक -2 है इसलिए एक गुणनखंड x + 2 होगा, चलिए इस बात को आप समझ गए होंगे ताकि बनने में आसानी हो, तो x³ + 2x² - x - 2 πx + 2, शेषफल क्या हुआ 0, इसी को तो ध्यान में रखना है, चलिए भागा देते हैं, x³ तो आप ध्यान में दिए होंगे, क्या कहाँ से, तो ये है बहुपद ही तो है ना, x³ + 2x² - x - 2, और ये क्या है, ये तो शून्यक ही है ना, क्योंकि -2 एक शून्यक है, इसका गुणनखंड x + 2 होगा, बोलो क्यों, तो x - 2 बराबर 0 होता है, इसलिए प्लस में होता है, ठीक ना, क्योंकि साइड चेंज साइन चेंज, ठीक है, इस बात को आप जरूर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इस तरह से यहाँ पर हम देखते हैं, चलिए यहाँ पर हम x² को हम कॉमन लेते हैं तो क्या आएगा, x³ में जब x² हम कॉमन लेते हैं तो एक x बचेगा अंदर में, यानी फैक्टर के अंदर एक x बचेगा, और यहाँ पर सिर्फ 2 बचेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर भी जो x² है वो तो बाहर आ गया ना, इसे तो कॉमन कहते हैं, यानी कि उभयनिष्ठ है, यानी कि दोनों में मौजूद है, तो हम जितना मैक्सिमम फैक्टर है उसको हम बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर -1 को हम कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर x + 2 आएगा, ठीक, फिर हम x + 2 को हम कॉमन लिए, एक्चुअली दोस्तों यहाँ पर जो किया गया है वो कॉमन लेने के लिए ही ये सारा कुछ किया गया है, क्योंकि जब कॉमन हो जाएगा तो यहाँ पर जो कॉमन लिया गया है -1, इसका तात्पर्य यही है कि यहाँ पर +2 बने, जब +2 बनेगा तो x + 2 इस अगली बार ये कॉमन होगा, x + 2 ही कॉमन हो जाएगा, कॉमन हुआ यहाँ पर दोनों खत्म, तो क्या बचा x² - 1, तो x² - 1, ठीक, समझ गए होंगे आप, x + 2 तो बटा में है ही, यानी कि दोनों खलास खत्म, अब बचा क्या x² - 1 बराबर 0, ठीक है फ्रेंड्स, आप समझ गए होंगे। तो यहाँ पर हमने एक चीज़ किया है, देखिए आप यहाँ पर आप देख रहे हो कि 1 पर स्क्वायर डाला गया, आप ये सवाल पूछ सकते हैं कि ऐसा क्यों किया गया, कि 1 पर स्क्वायर क्यों, यहाँ तो सिंगल 1 है, तो देखिए फ्रेंड्स, आप अलजेब्रा का एक फार्मूला पढ़े होंगे a² - b², ये फार्मूला आप जरूर पढ़े होंगे, a + b × a - b, ये आप पढ़े होंगे, राइट, इस फार्मूला का यहाँ पर इस्तेमाल किया गया, क्योंकि जब 1 का स्क्वायर करते हैं तो यहाँ पर फार्मूला टूट जाता है x + 1 × x - 1 a + b × a - b बराबर 0, राइट, क्योंकि 0 तो यहाँ पर है ही है, तो x + 1 बराबर 0, क्योंकि जब दोनों के दोनों जब यहाँ पर ब्रैकेट में है बराबर 0 है तो 0 का अधिकार दोनों पर समान रूप से लागू होगा, तो x + 1 बराबर 0, इधर x - 1 बराबर भी 0, तो x बराबर -1 x बराबर +1, राइट, यानी दूसरा शून्यक जो होगा -1 या +1 होगा, राइट। चलिए
अगला सवाल काफ़ी अच्छा है, द्विघात समीकरण से बहुत अच्छा सवाल है, हल करें। 3x/2 माइनस 5/3 बराबर -2, इधर है x/3 माइनस दिख रहा होगा लेकिन माइनस है नहीं, x/3 है प्लस y/2 बराबर 13/6, राइट। यही सवाल है। इसको हम किसी भी मेथड से सोल्व कर सकते हैं, वज्रखंड विधि आता है और भी कई सारे विधियां हैं, विलोपन विधि है। चलिए किसी भी मेथड का इस्तेमाल आप कर सकते हैं इसे सोल्व करने के लिए। इस तरह से यहाँ कुछ बोला नहीं गया है या लिखा नहीं गया है कि आपको इस तरह से करना है, ठीक। चलिए तो आप सिंपल मेथड जो आप जानते हैं वो है भिन्न के जोड़ का जो मेथड होता है, आराम से एलसीएम लिया गया है, तो 3 दूनी 6, 2 तिया 6, तो 3 तिया 9x, राइट। फिर 3 दूनी 6, 5 दूनी 10 बाई, राइट, -2 का -2, ठीक। तो 9x - 10 बाई जो 6 इधर भागा में है, साइड चेंज करेगा, चल जाएगा ऊपर, 6 दूनी 12 -12। ये हुआ समीकरण फर्स्ट। क्या हुआ? समीकरण फर्स्ट, ठीक। चलिए ठीक है, यहाँ पर आप समझ गए होंगे। इसी तरह से दूसरा जो है, दूसरा कहाँ पर आप देख रहे होंगे, जो नीचे वाला है x/3 + y/2 बराबर 13/6, इसको हम इस तरह से भी हम डिनोट किए हैं। आप इस तरह से मत कीजिएगा, आप लोग सिंपल में कीजिएगा, यानी कि इसको उठाकर आप यहाँ ला दीजिएगा और आराम से इसको मतलब कि इस तरह से लिखिएगा ताकि आपको एग्जामिनर अपनी ओर से नंबर देने की भरपूर कोशिश करे, ठीक। तो यहाँ पर देखिए आप 2x + 3y/6 बराबर 13/6, क्योंकि यहाँ पर तो है ही है ना, सेम सेम लिखा गया है। बस क्या किया गया है, इसको भिन्न की जोड़ की तरह यहाँ पर बनाया गया है, यहाँ पर भिन्न की घटाव की तरह था। चलिए ठीक है, तो 6, फिर 3 दूनी 6, तो 2x, फिर 2 तिया 6, तो 3y, ठीक है, बराबर 13/6, 6 समान है, खत्म, ठीक। तो 2x + 3y बराबर 13, समीकरण 2। चलिए समीकरण 1 और 2 से हम देखेंगे। चलिए ठीक है, अब यहीं पर समझने वाली बात है। तो 9x - 10 बराबर -12 और 2x + 3y बराबर 13 हमने लाया है, नहीं तो आप देख सकते हैं 9x - 10y बराबर -12 समीकरण 1 और 2x + 3y बराबर 13 समीकरण 2। बस इसी से है। समीकरण 1 और 2 में आप देखें तो 9x - 10y बराबर -12 बराबर इधर 2x + 3y बराबर 13। तो ऐसा क्या किया जाए जिससे यह कैलकुलेशन आसान हो जाए? सोचिए, मैंने क्या किया है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इस तरह ही काटा जा सकता है, इसको भी काट सकते हैं। इसके लिए हमें इधर 3 से गुना करना पड़ता, इधर 10 से गुना करना पड़ता। साइंस से मतलब नहीं रखेंगे तो ये भी कट जाता, लेकिन हमने इसे ही चुना, कोई बात नहीं, एक ही बात है, ठीक है। ऐसा हमने समझाने के लिए आपको बोला। तो क्या हुआ, 9 दूनी 18x, 10 दूनी 20x, माइनस में है तो माइनस में, ठीक। 12 दूनी 24 -24, ठीक। इधर से 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 13 17 117। यानी कि मैंने क्या किया कि इसको इधर नीचे में गुना किया, इधर से इसको ऊपर में किया, बैलेंस करने के लिए, ताकि दोनों बराबर हो और कट जाए, ठीक। तो यहाँ पर इससे ऊपर में गुना कर दिए तो ये बराबर, इससे नीचे में गुना कर दिए ये बराबर, दोनों कट गया। 9 दूनी 18, 9 दूनी 18x। जब साइन पॉजिटिव में हो तो यहाँ पर नेगेटिव यानी माइनस में डालेंगे तो प्लस माइनस खत्म। यहाँ पर भी प्लस में है तो यहाँ पर माइनस में, तो करेंगे तो कितना आएगा, जब ये भी माइनस में आ जाएगा यानी -20/, और -27/, तो क्या होगा -47/, ठीक। यहाँ पर -24, यहाँ पर भी प्लस में था, माइनस ला दिए तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, -141। तो काटेंगे तो कितना आएगा, 47 दिया 141, ठीक। यानी y बराबर 3, राइट। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। चलिए y का मान समीकरण 2 में रखने पर क्यों, तो x का मान निकालना ही तो बाकी है ना। चलिए तो 2x + 3y बराबर 13, ये आप तो जानते ही हैं। चलिए चाहें तो आप देख सकते हैं 2x + 3y बराबर 13 समीकरण 2, एक में भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जिसे आपको मन करे। 2x + 3y बराबर 30, लेकिन हाँ आप एक चीज़ कोशिश जरूर कीजिएगा कि जो आपको आसान लगे उसी में समीकरण डालिएगा, ताकि आपको ज़्यादा समय बर्बाद ना हो और इजीली सोल्व हो जाए, ठीक। इसलिए 2x + 3y बराबर 13, तो 2x प्लस जो y का मान है मैंने कितना लाया था, देख सकते हैं आप, मैंने 3 लाया था, तो मैंने यहाँ पर y का मान जो 3 था उसको हम 3 से गुना कर दिया, इसलिए यहाँ पर 3 तिया 9 हो गया, और 13 - 9 बराबर 4, और 2x था तो इधर बटन चल गया, क्योंकि आप जानते हैं साइड चेंज साइन चेंज, यानी x बराबर 4/2, 2 2 जा 4, राइट, यानी 2 से 2 दूनी 4 कट गया, ठीक। अतः x बराबर 2, y बराबर 3, ये सोल्यूशन का आंसर है, ठीक। चलिए एक सवाल और देखते हैं, इसी चैप्टर से है। 4 कुर्सी तथा 3 टेबल की कीमत 2100 रुपया है। कितना है, 2100 रुपया। जबकि 5 कुर्सी तथा 2 टेबल की कीमत 1750 रुपया है। तो एक कुर्सी तथा एक टेबल की कीमत बताएं। ठीक है, आप लोग भी इसे एक बार जरूर पढ़ लें। 4 कुर्सी तथा 3 टेबल की कीमत 2100 रुपया। कितना है, 2100 रुपया। जबकि
5 कुर्सी तथा 2 टेबल की कीमत 1750 रुपया है, तो एक कुर्सी तथा एक टेबल की कीमत बताएं। फ्रेंड्स यहाँ पर हम कुर्सी को सी से डिनोट किए हैं, टेबल को टी से डिनोट किए हैं। सी मतलब चेयर, टी मतलब टेबल, आप इस बात को जानते होंगे। तो 4C + 3T बराबर 2100 रुपया, यही ना दिया हुआ है पहला लाइन, तो मैंने भी तो यही किया है। ठीक, दूसरी लाइन कह रहा है 5 कुर्सी था 2 टेबल कीमत 1750 रुपया, 5C + 2T बराबर 1750। ठीक, चलिए तो यहाँ पर हमने क्या किया है, तो जैसा कि इसका पहले वाले हिसाब में आपने देखा होगा कि मैंने अक्सर बैलेंस करने के लिए या एक को काटने के लिए मैं नीचे वाले को ऊपर से गुना कर दिया करता था और ऊपर वाले को नीचे से गुना कर दिया करता था। ठीक, इसमें भी हम वैसा ही किए हैं। तो 5 चौका 20C, 5 यानी 15T, 1 पचे 75 से 10,500। ठीक, फिर नीचे भी 4 से, 5 चौका 20C, 4 दूनी 8T। ठीक, और 17 चौका 6800, 50 चौका 200 मिला के 7000। ठीक, 6800 और 200 7000। ठीक, साइन जो भी हो चेंज कर दिए, प्लस में है सारे के सारे को माइनस मैंने कर दिया काटने के लिए, 20 खत्म। 15 में से 8 गया 7T, और 10,500 में से 7000 घटाएंगे तो कितना आएगा 3500। तो 7 × 35 500 रुपया टी, यानी कि एक टेबल का दाम 500 रुपया। राइट, कोई दिक्कत? वीडियो अच्छा लगे तो और लोगों को भी सेंड कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, और उम्मीद है लाइक भी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी। चलिए ठीक है, और आगे भी देखते हैं। चलिए, अब टेबल का दाम तो निकल गया, पर चेयर अभी बाकी है। किसी भी समीकरण में डाल सकते हैं, और यहाँ भी ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम इसको बैलेंस के लिए काट सकते हैं, ऐसा भी नहीं है। हम यहाँ पर 2 से भी इसको, इसके अलावा हम इसको ना करके हम 2 को यहाँ से गुना कर सकते हैं, यहाँ पर नीचे में 3 से गुना कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे आपका मन करे कर सकते हैं। ठीक, मैथ है, समझने की चीज़ है। ठीक, तो यहाँ पर किसी भी समीकरण में हम टी का मान डाल सकते हैं। चलिए हम पहला में ही डाल दिए, तो 4C + 3T, यानी टी का मान जब 500 है तो 3T यानी 3 टेबल का दाम 1500, और इधर 2100 तो है ही है, आप तो जानते हैं, पहला समीकरण तो हमारा ही कह रहा है ना, इधर गुना उना बाद में किए। ठीक, 4C बराबर 2100 माइनस 1500, 5 यानी 1500। ठीक, तो 4C बराबर 6, यानी कि C बराबर 150, यानी कि अतः एक कुर्सी की कीमत 150 रुपया और एक टेबल की कीमत 500 रुपया है। ठीक, धन्यवाद। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारी चीज़ समझ में आया होगा, और ये मैट्रिक एग्जाम में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों में से एक है। इसे जरूर एक बार देखें, और उम्मीद करता हूँ कि ये सवाल आपके परीक्षा में जरूर आएंगे। धन्यवाद दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पूरा वीडियो को जरूर देखें, तभी आपके जहन में ये बात बैठेगी। ठीक है, अगले वीडियो के लिए वेट करें। धन्यवाद।